गुर्दे का सबसे अहम काम पेशाब बनाना है। गुर्दा अपना ये काम 3 मराहिल में मुकम्मल करता है। पहला मरहला ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेशन कहलाता है। ग्लोमेरुलस दरअसल गुर्दे के फ़िल्ट्रेशन अपरेटस हैं, जहाँ पर सेल्स की 3 लेयर फ़िल्ट्रेशन में हेल्प करती हैं। पहली लेयर कैपिलरी एंडोथेलियम कहलाती है, दूसरी लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन कहलाती है, जबकि तीसरी लेयर वोमेन्स एपिथेलियम कहलाती है। वोमेन्स एपिथेलियम के दरमियान बहुत सी फ़िल्ट्रेशन स्लिट्स मौजूद हैं। फ़िल्ट्रेशन स्लिट्स दरअसल वो छोटे सुराख हैं जिनसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयन वगैरह फ़िल्टर होकर वोमेन कैप्सूल में जाते हैं, जबकि प्रोटीन्स और रेड ब्लड सेल वगैरह इन सुराखों से नहीं गुजर सकते। हमारे ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेट की कंपोजिशन हमारे ब्लड प्लाज्मा जैसी ही होती है, सिवाय प्रोटीन के, यानी उसमें प्रोटीन नहीं पाई जाती, जबकि ब्लड प्लाज्मा में प्रोटीन्स पाई जाती हैं। 1 मिनट में किडनी जितना फ़िल्ट्रेट बनाता है वो ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेशन रेट कहलाता है। ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेशन रेट को ख़ास किस्म के सेल्स जो कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस JGA कहलाते हैं, रेगुलेट करते हैं। गुर्दे के फेल का दूसरा मरला सिलेक्टिव रीअब्ज़ॉर्प्शन है। इसमें नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट इन्वॉल्व होता है। हमारे नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट का जो पहला हिस्सा है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाता है, और तकरीबन 60% रीअब्ज़ॉर्प्शन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होती है। यहाँ पर रीअब्ज़ॉर्प्शन ज़्यादातर वाटर, साल्ट, न्यूट्रिएंट्स और बाइकार्बोनेट आयंस वगैरह की होती है। इसके अलावा थोड़ी बहुत सिक्रीशन भी होती है, जो कि हमारे ब्लड की pH को मेंटेन रखती है। अब जिन चीज़ों की सिक्रीशन होती है उनमें अमोनिया और हाइड्रोजन आयंस शामिल हैं, यानी हाइड्रोजन आयन और अमोनिया ब्लड की कैपिलरी से निकलकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाते हैं और फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड से प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में दाखिल हो जाते हैं, जबकि वाटर, साल्ट, न्यूट्रिएंट्स और बाइकार्बोनेट आयंस और पोटाशियम आयन वगैरह प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से निकलकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आते हैं और फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड से पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज में रीअब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं। इसके बाद जो दूसरा हिस्सा हमारे नेफ्रॉन का है वो है यू शक्ल की नाली, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के 2 हिस्से हैं, एक नीचे जाती नाली डिसेंडिंग लिम्ब और एक ऊपर जाती नाली एसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर की रीअब्ज़ॉर्प्शन होती है, क्योंकि ये साल्ट्स के लिए इम्परमिएबल है, इसलिए यहाँ से साल्ट्स रीअब्ज़ॉर्ब नहीं होते। यहाँ पर एक्वापोरिन प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जो कि वाटर की रीअब्ज़ॉर्प्शन को अलाउ करती हैं और साल्ट्स की रीअब्ज़ॉर्प्शन को अलाउ नहीं करती। इसके बाद लूप ऑफ हेनले की दूसरी नाली डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब डिसेंडिंग लिम्ब का उल्ट है, यानी डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर की रीअब्ज़ॉर्प्शन नहीं होती, ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है, जबकि डिसेंडिंग लिम्ब साल्ट के लिए इम्परमिएबल है। डिसेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए परमिएबल है, जबकि एसेंडिंग लिम्ब साल्ट्स के लिए परमिएबल है। इसके अलावा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी रीअब्ज़ॉर्प्शन में इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से जो रीअब्ज़ॉर्प्शन होती है वो कंडीशनल होती है। यहाँ पर 2 हार्मोन्स रीअब्ज़ॉर्प्शन में इन्वॉल्व होते हैं, एक अल्डोस्टेरोन और दूसरा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन यानी ADH, जो कि वाटर की रीअब्ज़ॉर्प्शन करवाता है। इसके अलावा कलेक्टिंग डक्ट्स में से भी रीअब्ज़ॉर्प्शन का अमल जारी रहता है, जो कि यूरिन को मज़ीद कंसनट्रेटेड यानी हाइपरटोनिक बना देता है। जैसे जैसे यूरिन कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ जाता है, इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जाती है। सबसे आखिरी और तीसरा मरला ट्यूबुलर सिक्रीशन है। इसका मकसद ब्लड की pH को
नॉर्मल बनाना होता है, मोस्टली यूरिया, हाइड्रोजन आयन, पोटाशियम आयन और कैरोटीन वगैरह ट्यूब्यूल्स के अंदर स्क्रीट किए जाते हैं, जिन्हें फिर बाद में रेनल कैलिक्स के अंदर और फिर वहाँ से पेल्विस में भेज दिया जाता है। और जो मवाद रेनल पेल्विस में आता है वो यूरिन कहलाता है। बाकी फिल्ट्रेट का तकरीबन 99% हिस्सा रीअब्जॉर्ब हो जाता है और सिर्फ 1% ही यूरिन बनता है।